नमस्कार प्यारे बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 10 के 16 मार्च को आयोजित हुए प्री बोर्ड के सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र के हल के बारे में। यह इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, अर्थात द्वितीय पाली में आयोजित हुआ पेपर है। और इस प्रश्न पत्र में जो सवाल पूछे गए थे उनके जवाबों को हम जानेंगे। आप सोचेंगे कि इतने दिनों बाद मैं क्यों आप लोगों के सामने इस प्रश्न पत्र का हल प्रस्तुत कर रहा हूं। तो दोस्तों, इसका कारण ये है कि कुछ ही दिनों में 26 अप्रैल से आप लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। सही तरीका अपनाकर हम कम समय में अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी होता है कि सवाल में पूछा क्या गया है, इस बात को समझना, और उस सवाल में जो पूछा गया है उसके आधार पर उसका जवाब लिखना। प्री बोर्ड अभी आपके हुए हैं, अभी ख़त्म भी नहीं हुए हैं। इसीलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको एक नज़रिया मैं प्रदान करूँ ताकि आप बोर्ड के पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस करके अच्छे अंक हासिल कर सकें। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं 16 मार्च के प्री बोर्ड के सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र को हल कर रहा हूँ आपके सामने। इसमें जो सवाल हमारे सामने दिए गए हैं उनके जवाबों को हम जानेंगे और उनके स्पष्टीकरण को भी जानेंगे। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न पत्र का पहला पेज है जिसमें सामान्य निर्देश लिखे गए हैं। और आप जानते हैं कि आजकल प्री बोर्ड के पेपर में जो प्रश्न पत्र होता है वो 15 से 20 मिनट पहले प्रदान कर दिया जाता है। इसका मकसद ये होता है कि जो ये प्रश्न पत्र है इसमें किन किन बातों का ध्यान आपको रखना है, प्रश्न पत्र कितने खंडों में बटा हुआ है, कौन सा प्रश्न कितने अंक का है, इसका आप अध्ययन कर सकें। और इसीलिए आपको 15 से 20 मिनट पहले प्रश्न पत्र दे दिया जाता है ताकि आप इन निर्देशों को पढ़ सकें। ये निर्देश हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में दिए जाते हैं। जिसमें भी आप कंफर्ट हो उन प्रश्नों को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और लिखने के बारे में अपनी रणनीति भी तय कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये निर्देश जो होते हैं, इंस्ट्रक्शन, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में दिए जाते हैं और पेपर के पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 पर ये दिए जाते हैं। इसके बाद खंड का शुरू होता है जिसमें आपको सवालों के जवाब देने होते हैं। तो अब हम एक एक करके इन खंडों को देखेंगे और इनमें जो सवाल पूछे गए हैं उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 16 मार्च का सामाजिक विज्ञान का प्री बोर्ड का सेकंड शिफ्ट या इवनिंग शिफ्ट का पेपर और उसमें पूछे गए सवाल तथा उनके जवाब। प्यारे बच्चों, ये खंड का है जिसे इंग्लिश में सेक्शन ए कहते हैं। यह कुल 10 नंबर का खंड था जिसमें 2-2 नंबर के 5 सवाल हमारे सामने प्रस्तुत किए गए थे। तो 2 नंबर के जो सवाल होते हैं उनका जवाब हमें 30 से लेकर 40 शब्दों में देना चाहिए। तो देखते हैं कि खंड का में क्या कौन कौन से सवाल थे और उनका जवाब हमें कैसे देना चाहिए था। सवाल नंबर 1, जलियांवाला बाग हत्याकांड से उत्पन्न रोष को दबाने के लिए अंग्रेजों ने कौन कौन से कदम उठाए। और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जलियांवाला बाग ऐसा हत्याकांड था जिसका सभी भारतीयों ने विरोध किया, यहाँ तक कि गांधी, टैगोर जैसे भारतीयों ने अपनी उपाधियां वापस लौटा दी। इस तरह के विद्रोहों को दबाने के लिए अंग्रेजों ने सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने, सड़क पर रेंग कर चलने के लिए तथा अंग्रेजी अधिकारियों को सैल्यूट करने के लिए बाध्य किया तथा पंजाब के गुजरांवाला नामक स्थान पर लोगों पर कोड़े बरसाए गए तथा गाँव पर बम बरसाए गए। प्यारे बच्चों, सामान्य रूप से जब ये सवाल आता है तो लोग बिना सोचे समझे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में लिख देते हैं कि लोग अमृतसर में जलियांवाला नामक स्थान पर इकट्ठे हुए जिस पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी, दैट्स इट। लेकिन इस सवाल में पूछा गया है कि इन सत्याग्रहियों ने जो विरोध किया उस विरोध को दबाने के लिए सरकार ने क्या काम किया। तो हम जानते हैं कि इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो गणना है वो भारत के सबसे भीषण नरसंहारों में की जाती है और इसके कारण गांधी तथा टैगोर जैसे लोगों ने अपनी कैसर-ए-हिंद और नाइटहुड की उपाधियां लौटा दी थी। और जैसे जैसे विरोध बढ़ रहा था वैसे वैसे अंग्रेजी सरकार ने इस विद्रोह का दमन करने के लिए नए नए तरीके अपनाए। उन्होंने खासतौर से पंजाब में लोगों को ज़मीन पर अपनी नाक रगड़ने के लिए, ज़मीन पर रेंग कर चलने के लिए बाध्य किया और इसके अलावा बहुत सारे लोगों पर
कोड़े बरसाए गए और जिन गांवों में सत्याग्रही थे उन पर बम बरसाए गए। इस प्रकार अंग्रेजी सरकार ने सत्याग्रहियों का दमन करने का क्रूर रास्ता अपनाया। तो ये जवाब आपको लिखना था 2 नंबर के अंतर्गत इस सवाल में। अगला जो सवाल है वो इस प्रकार है कि एक उपभोक्ता के रूप में वैश्वीकरण ने किस प्रकार आपके जीवन को प्रभावित किया है। 2 नंबर का ये सवाल है और 30 से लेकर 40 शब्दों में हमें इसका जवाब देना चाहिए था। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक उपभोक्ता के रूप में वैश्वीकरण ने हमारे जीवन को निम्न प्रकार से प्रभावित किया है। नंबर 1, विकल्प बड़े हैं, अर्थात आज एक ही सामान को खरीदने के लिए हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं क्योंकि अलग अलग देशों का सामान हमारे सामने आता है। नंबर 2, कीमत विविधता, एक ही सामान अलग अलग कीमतों पर हमारे सामने उपलब्ध है क्योंकि अलग अलग देशों अलग अलग कंपनियों द्वारा बनाई गई एक ही वस्तु की कीमत अलग अलग होती है और हम अपनी इच्छा के अनुसार अपनी बजट के अनुरूप किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं। नंबर 3, गुणवत्ता विविधता, विभिन्न फर्मों द्वारा एक ही वस्तु जो बनाई जाती है उनकी गुणवत्ता में भी फर्क होता है। इस प्रकार हमारे सामने वैश्वीकरण के कारण एक उपभोक्ता के रूप में विकल्प बड़े हैं। अगला जो सवाल है वो 3 नंबर सवाल है और 2 अंक का सवाल है। पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है तथा स्थानीय हस्तकला व सांस्कृतिक उद्यमों को प्रश्रय देता है, कथन की पुष्टि कीजिए। इस सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है। इस सवाल में ये पूछा गया है कि जो विजिटिंग होती है या टूरिज्म होता है वो किसी स्थान पर हस्तकला यानी हैंडीक्राफ्ट और सांस्कृतिक उद्यमों को, कल्चरल इंडस्ट्रीज़ को प्रश्रय देता है। इस कथन को हमें स्पष्ट करना है और 2 नंबर का ये सवाल है। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि पर्यटन का अर्थ है घूमना फिरना, अर्थात ट्रेवलिंग। पर्यटन के अंतर्गत लोग देश के अलग अलग भागों में घूमने जाते हैं और इससे उन्हें देश के अलग अलग भागों की जानकारी मिलती है जिससे राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन मिलता है। कुछ पर्यटन स्थलों पर स्थानीय बाजारों का आयोजन किया जाता है जहां उस स्थान के लोग स्थानीय स्तर पर बनाए जाने वाले उत्पादों को बेचने के लिए एकत्रित होते हैं। इससे उस स्थान के स्थानीय हस्तकला तथा सांस्कृतिक उद्यमों को प्रोत्साहन मिलता है। तो प्यारे बच्चों, अगर स्पष्टीकरण की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो पर्यटन होता है उसका मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना। अक्सर लोग घूमने फिरने के बहुत शौकीन होते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने के लिए जाते हैं देश में, तो इससे उन स्थानों के बारे में उनकी जानकारी बढ़ती है। अब कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं, वहां स्थानीय लोग, लोकल जो पीपल होते हैं, वो अपने स्थानीय स्तर पर उत्पादित किए जाने वाले सामान को बेचने के लिए बाज़ारों का आयोजन करते हैं। और जब इस तरीके के बाज़ारों का आयोजन होता है तो सीधी सी बात है कि जो हस्तकला उद्योग है उसका विकास होता है और सांस्कृतिक उद्योगों का विकास भी होता है इस तरीके के पर्यटन के माध्यम से। तो ये आपको लिखना था 2 नंबर के सवाल के अंतर्गत सवाल नंबर 3 का जवाब। अगला जो सवाल है वो इस प्रकार है कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। 2 नंबर का सवाल है और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन होता है जिसमें जनता स्वयं अपना वोट डालकर अपने शासकों का चुनाव करती है। ऐसा शासन जिसका चुनाव स्वयं जनता करती है वह जनता के प्रति उत्तरदायी होता है और जिम्मेदार होता है। जनता द्वारा अपना वोट डालकर अपने शासकों का चुनाव किया जाना ही लोकतांत्रिक शासन की वैधता माना जाता है। प्यारे बच्चों, स्पष्टीकरण की बात करें तो हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र के अंतर्गत स्वयं लोग अपना वोट डालकर अपने ऊपर शासन करने वाले लोगों का चयन करते हैं और लोगों के द्वारा जब चयन किया जाता है तो यह लोगों के प्रति एक उत्तरदायी सरकार होती है क्योंकि वो इस उम्मीद के आधार पर कार्य करती है कि जनता के द्वारा उसे चुना गया है, इसीलिए वह जनता के प्रति जवाबदेह है, जनता के प्रति उत्तरदायी है। इसके अलावा क्योंकि इसका चुनाव स्वयं जनता द्वारा किया जाता है प्रत्यक्ष रूप से अपना वोट डालकर, तो इसीलिए यह एक वैध शासन होता है। इसकी वैलिडिटी यही होती है कि इसको जनता ने चुना है, इसीलिए इसमें पारदर्शिता होती है, किसी प्रकार के हेरफेर की उम्मीद इसमें नहीं की जाती। इसके बाद सवाल नंबर 5 है प्यारे बच्चों, जो इस प्रकार है कि किसी देश की आर्थिक उन्नति उसके विनिर्माण उद्योग के विकास से मापी जाती है, कथन के समर्थन में उचित तर्क दीजिए। 2 नंबर का ये सवाल है और इसका जवाब हमें लिखना था। तो इसका जवाब जो है वो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि आमतौर पर उस देश को औद्योगिक समाज माना जाता है जहां 70% या उससे अधिक जनसंख्या उद्योगों से अपनी आजीविका अर्जित करती है।
उसे औद्योगिक समाज माना जाता है। औद्योगिक समाज में अधिकांश उपभोग्य वस्तुओं का उत्पादन उद्योगों में किया जाता है और उद्योगों के माध्यम से विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। रोजगार बढ़ता है, उपभोग स्तर बढ़ता है, जीवन स्तर ऊंचा होता है। इस प्रकार जैसे जैसे उद्योग बढ़ते हैं, आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। प्यारे बच्चों, स्पष्टीकरण की बात करें तो हम कह सकते हैं कि प्राय उस देश को विकासशील या कमजोर पिछड़ा हुआ देश माना जाता है जहां 30% से कम आबादी उद्योगों में काम करती है, उद्योगों से अपनी आजीविका अर्जित करती है। जबकि दूसरी ओर यदि किसी देश में 70% या उससे अधिक आबादी उद्योगों से अपनी आजीविका अर्जित करती है तो ऐसे देशों को औद्योगिक समाज माना जाता है। अब इस प्रकार के उद्योगों में लोगों की तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति उद्योगों में बनाकर तय की जाती है। उद्योगों द्वारा जो वस्तुएं बनाई जाती हैं उनसे ही लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और जैसे जैसे उद्योगों की स्थापना होती है वैसे वैसे लोगों को उद्योगों में काम मिलता है, उनकी आमदनी बढ़ती है, जीवन स्तर बढ़ता है और वस्तुओं का उपभोग करने का उनका स्तर बढ़ता है। इस प्रकार जैसे जैसे किसी देश में उद्योगों की स्थापना होती है वैसे वैसे उस देश का उपभोग स्तर भी बढ़ता है और ये एक आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की निशानी है। अब प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं खंड खा या सेक्शन बी, जो कि 9 नंबर का है, जिसमें 3-3 नंबर के 2 सवाल हमारे सामने रखे गए हैं। पहला सवाल है कि अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान बताइए। 3 नंबर का ये सवाल है और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि अल्लूरी सीताराम दक्षिण भारत के एक गांधीवादी नेता थे। जब अंग्रेजी सरकार ने वनों के लिए कानूनों का निर्माण किया तब उन्होंने 1920 में आंध्र प्रदेश में गुडेम पहाड़ियों पर होने वाले गुरिल्ला आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये एक गांधीवादी नेता थे जो गांधी जी का गुणगान करते थे तथा इन्होंने असहयोग आंदोलन का प्रसार करने में योगदान दिया। इन्होंने लोगों को विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने, खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। गांधीवादी नेता होते हुए भी इनका यह मानना था कि भारत को सिर्फ अहिंसा के आधार पर स्वतंत्र नहीं किया जा सकता। इसीलिए इन्होंने आंदोलन के दौरान हिंसा का प्रयोग करने पर जोर दिया। 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें फांसी दे दी गई, किंतु तब भी ये लोगों के नायक बन गए। प्यारे बच्चों, स्पष्टीकरण की बात करें तो हम कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम एक गांधीवादी नेता थे और जब अंग्रेजी सरकार के द्वारा वन कानूनों को लागू किया गया तो इन्होंने आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ होने वाले गुरिल्ला आंदोलन का नेतृत्व किया। ये गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, इसीलिए इन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन का समर्थन किया और लोगों को संगठित किया। इन्होंने लोगों को खादी पहनने के लिए और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए उकसाया और उनका नेतृत्व भी किया। इसके अलावा इन्होंने शराब छोड़ने वाले आंदोलन का भी नेतृत्व किया और लोगों को विदेशी शराब छोड़ने के लिए तैयार किया। लेकिन गांधीवादी नेता होते हुए भी इनका यह मानना था कि भारत को सिर्फ अहिंसा के बल पर आज़ाद नहीं किया जा सकता। भारत को यदि आज़ाद किया जाना है तो उसके लिए हिंसा का इस्तेमाल किया जाना ज़रूरी है। इसीलिए इन्होंने अंग्रेजी सरकार से स्वतंत्रता हासिल करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किए जाने का समर्थन किया। धीरे धीरे इनका जन समर्थन बढ़ने लगा और अंग्रेजी सरकार के द्वारा 1924 में पकड़कर इनको फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन फिर भी फांसी के बाद भी ये लोगों के जन नेता बन गए और लोगों की चेतना में हमेशा जीवित रहे। इसके बाद प्यारे बच्चों, ये इसी सवाल के अथवा में एक सवाल दिया गया है। जब सीबीएसई बोर्ड में आपके सामने अथवा दिया जाता है तो इसका मतलब होता है कि आप ऊपर वाला सवाल करें या नीचे वाला सवाल करें। परंतु प्यारे बच्चों, इस प्रश्न पत्र में हम सभी प्रश्नों को हल कर रहे हैं, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि जो बोर्ड का पेपर आपके सामने आएगा उसमें ये सवाल विकल्प के रूप में हो। अर्थात ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों सवाल अलग अलग हों और अगर आपको ये सवाल मिलते हैं तो आपको इनका जवाब भी पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ किसी भी अथवा को छोड़ा नहीं है, सारे सवालों को हल किया है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल जो अथवा में दिया गया है, सवाल नंबर 6 के। बाबा रामचंद्र कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इनका योगदान बताइए। और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि बाबा रामचंद्र एक गांधीवादी नेता थे। असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने अवध में कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया। अपने जीवन में ये
गिरमिटिया मजदूर यानी एग्रीमेंट लेबर के रूप में भी काम कर चुके थे। अवध में इनका आंदोलन बड़े जमींदारों तथा ताल्लुकदारों के खिलाफ था। किसानों से भारी भरकम लगान वसूल करते थे और उन पर तरह तरह के कर लगाते थे। राष्ट्रीय आंदोलन में इनका यह योगदान था कि इन्होंने 1920 के दशक में संयुक्त प्रांत में पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर अनेक किसान सभाओं की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। अर्थात प्यारे बच्चों, अगर हम स्पष्टीकरण की बात करें तो कह सकते हैं कि बाबा रामचंद्र अवध में संयुक्त प्रांत में एक गांधीवादी नेता थे और अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ये एग्रीमेंट लेबर के तहत कार्य कर चुके थे। इनका जो योगदान था, आंदोलन था, जब गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया तो इन्होंने अवध में उस आंदोलन का नेतृत्व किया और उनका जो आंदोलन था वो मुख्य रूप से अवध के बड़े किसानों, जमींदारों और ताल्लुकदारों के खिलाफ था, क्योंकि ये लोग अवध में किसानों के शोषण के प्रतीक थे। ये किसानों से तरह तरह के लगान लगाते थे, मोटी रकम वसूल करते थे और उन पर तरह तरह के कर वसूल करते थे। इनका योगदान इतना था कि इन्होंने अवध में किसान सभाओं का आयोजन किया। 1920 में जब किसान सभा गठित की गई तो इसमें उन्होंने योगदान निभाया और इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर इन्होंने संयुक्त प्रांत में अनेक किसान सभाओं को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्यारे बच्चों, अगला सवाल जो कि सवाल नंबर 7 है, इस प्रकार है, विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। 3 नंबर का ये सवाल है कि विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसके निम्नलिखित कार्य हैं। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना, अर्थात दो देशों के बीच होने वाले व्यापार को बढ़ाना इसका कार्य है। नंबर 2, व्यापार के अवरोधों को हटाना, अर्थात ऐसी परेशानियों को, दिक्कतों को दूर करना जिनकी वजह से व्यापार बाधित होता है। नंबर 3, व्यापार के अवसरों का सृजन करना, अर्थात व्यापार के अवसर बनाना ताकि अधिकांश देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रतिस्पर्धा में शामिल हो सके। और नंबर 4, पश्चिम के विकसित मुल्कों की पक्षधर संस्था। वैसे तो हम जानते हैं कि विश्व व्यापार संगठन पूरी दुनिया में व्यापार को संचालित करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, परंतु ऐसा नहीं है कि इसमें सभी देशों को समान माना जाता है, बल्कि यह संस्था एक ऐसी संस्था है जो पश्चिम के विकसित देशों जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका आदि का पक्ष लेती है और विकासशील देशों के प्रति इसका रवैया अभी भी निष्पक्ष नहीं है। अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 8 जो कि 3 नंबर का है, इस प्रकार है कि एक दलीय प्रणाली के विषय में तर्क, विपक्ष में तर्क दीजिए। और 3 नंबर का सवाल है प्यारे बच्चों, जिसका जवाब हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि एक दलीय प्रणाली से अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था से होता है जिसमें सिर्फ एक ही दल होता है जो सरकार चलाने तथा बनाने का काम करता है। जब एक ही दल होता है तो उसमें चुनाव या लोगों द्वारा अपनी पसंद का नेता चुनने की अवधारणा के लिए इसमें कोई स्थान नहीं रह जाता, और यदि किसी प्रकार का चुनाव होता भी है तो वह मात्र एक औपचारिकता भर होती है, क्योंकि इसमें एक ही दल होता है और वही चुना जाता है। दूसरे, क्योंकि इसमें चुनाव लड़ने वाला कोई दूसरा दल नहीं होता, इसीलिए कोई विपक्ष नहीं होता और विपक्ष के न होने पर चुना हुआ दल तानाशाह के रूप में कार्य करने लगता है। अर्थात प्यारे बच्चों, अगर स्पष्टीकरण की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो एक दलीय व्यवस्था होती है वो ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें सिर्फ एक ही दल होता है जो चुनावों में भाग लेता है और सरकार बनाने का काम करता है। ऐसी सरकार को हम किसी भी तरीके से लोकतांत्रिक सरकार नहीं कह सकते, क्योंकि लोकतंत्र की जो विशेषता है वो ये होती है कि उसमें जनता स्वयं अपना नेता वोट डालकर चुनती है, सरकार का गठन करती है। परंतु एक दलीय व्यवस्था में लोगों को ये मौका मिल ही नहीं पाता है, क्योंकि चुनने का ऑप्शन उनके पास नहीं होता। इसीलिए हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी प्रकार का चुनाव नहीं होता, और अगर चुनाव होता भी है तो वो एक औपचारिकता मात्र होती है। और दूसरा जो बात है वो ये कि क्योंकि एक दलीय व्यवस्था वाले देशों में जो विपक्ष होता है, ओपोजिशन ग्रुप होता है, वो होता ही नहीं है। इस प्रकार चुना हुआ दल एक तरह से तानाशाह के रूप में कार्य करने लगता है, जिसमें जनता की आवाज़ को भी दबाया जाता है। तो इस प्रकार इस सवाल का जवाब आप दे सकते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों खंड सी है, सेक्शन सी या खंड गा। इसमें 5-5 नंबर के 2 सवाल हमारे सामने दिए गए हैं। पहला जो सवाल है, सवाल नंबर 9 इस प्रकार है कि आंतरिक लोकतंत्र का अभाव किस प्रकार भारतीय राजनीतिक दलों के सम्मुख एक प्रमुख चुनौती है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।
इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि आंतरिक लोकतंत्र से अभिप्राय है कि राजनीतिक दलों के भीतर लोकतांत्रिक व्यवस्था का न होना। आमतौर पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की यह विशेषता होती है कि उसमें प्रतिनिधियों को चुना जाता है और सत्ता का विभाजन होता है। सारी शक्तियां किसी एक व्यक्ति के हाथों में नहीं होती। आंतरिक लोकतंत्र के अभाव में दल की सारी शक्तियां या तो किसी एक व्यक्ति के हाथों में संकेंद्रित हो जाती हैं या कुछ एक लोगों के हाथों में। दूसरे, आंतरिक लोकतंत्र के अभाव में पार्टी के सामान्य कार्यकर्ताओं के लिए चुनाव सूचना का अभाव बना रहता है। तीसरे, यदि कोई नेता किसी मुद्दे पर अपनी असहमति प्रकट करता है तो उसका पार्टी में टिके रह पाना मुश्किल हो जाता है। आंतरिक लोकतंत्र के अभाव में लोगों से न जुड़ पाने के कारण फैसलों को प्रभावित करने की शक्ति का अभाव बना रहता है। तो प्यारे बच्चों, अगर स्पष्टीकरण की बात करें तो कह सकते हैं कि जो आंतरिक लोकतंत्र होता है उसका मतलब होता है किसी पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था का होना, सारी शक्तियां किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना होना, सारे ही फैसलों को सोच समझकर चर्चा करने के बाद लिया जाना। लेकिन आंतरिक लोकतंत्र में इस तरह की व्यवस्था का अभाव होता है। इसमें हम देखते हैं कि सारी शक्तियां या तो किसी एक व्यक्ति के हाथ में होती हैं या कुछ खास लोगों के हाथों में। और जब कुछ खास लोगों के हाथों में शक्तियाँ होती हैं तो इसमें सभी बातों पर समान रूप से फैसला नहीं दिया जाता और इसमें जो है लोगों तक सूचना पहुंचने का अभाव होता है। और तीसरा ये कि यदि कोई व्यक्ति इस किसी प्रकार के मुद्दे से असहमति प्रकट करता है तो इस बात की संभावना है कि वो पार्टी में ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। इसके अलावा क्योंकि ज़्यादातर शक्तियाँ कुछ ही लोगों के हाथों में होती है या एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है तो ऐसे फैसलों को प्रभावित कर पाना बड़ा मुश्किल होता है जो किसी व्यक्ति या कुछ एक व्यक्ति द्वारा लिए जाते हैं। इसके अथवा में जो सवाल दिया गया है वो इस प्रकार है, अधिकांश राजनीतिक दल वंशवाद की चुनौती का सामना कर रहे हैं, अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह मानी जाती है कि इसमें जनता स्वयं अपना वोट देकर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है। साथ ही लोकतंत्र हर सामान्य नागरिक को यह अधिकार देता है कि इसमें कोई भी सामान्य नागरिक जनता का प्रतिनिधि बनकर चुनाव लड़ सकता है। किंतु वंशवाद इसमें एक बाधा है, इसमें नए नेताओं के उभर कर आने की संभावना कम होती है। नंबर 2, महत्वपूर्ण पदों पर एक ही परिवार के कुछ खास लोगों का कब्जा होता है। नंबर 3, सत्ता में बैठे लोग अनुचित तरह से लाभ प्राप्त करते हैं या अपने नज़दीकी लोगों को पहुंचाते हैं। नंबर 4, असहमति जताने वाले सदस्यों का पार्टी से में टिक पाना बहुत मुश्किल होता है। और नंबर 5, इसमें बिना अनुभव तथा बिना जनाधार वाले लोगों को ही महत्वपूर्ण पदों पर काबिज किया जाता है। इससे यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। प्यारे बच्चों, अगर स्पष्टीकरण की बात करें तो हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र के अंतर्गत यह सबसे बड़ी विशेषता होती है कि जनता स्वयं वोट डालकर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है। और इसके अलावा लोकतंत्र की एक अन्य विशेषता ये भी है कि इसमें जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है वो बिना किसी बाधा के लोगों का उम्मीदवार बनकर, लोगों का प्रतिनिधि बनकर चुनाव लड़ सकता है। लेकिन इस प्रकार की प्रक्रिया में वंशवाद एक महत्वपूर्ण बाधा पहुंचाती है, क्योंकि वंशवाद के अंतर्गत हम देखते हैं कि सभी लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया जाता है, बल्कि कुछ खास गिने चुने लोगों को और एक ही परिवार के लोगों को चुनाव लड़ाया जाता है। महत्वपूर्ण पदों पर उन्हीं को बिठाया जाता है। इस प्रकार सामान्य लोगों के पास ये अधिकार नहीं होता है कि वो चुनाव लड़ें और चुनाव जीतकर सरकार बनाने का काम करें। दूसरे, इसमें कुछ लोग अनुचित तरीके से लाभ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं या अपने नज़दीकी लोगों को पहुंचाने का काम करते हैं। तीसरे, अधिकांश महत्वपूर्ण पदों पर एक ही परिवार के सदस्यों को काबिज किया जाता है। और चौथा ये कि यदि कोई व्यक्ति सरकार की किसी प्रकार की नीति का विरोध करना चाहता है तो विरोध नहीं कर पाता है, क्योंकि विरोध करने के बाद वो ज़्यादा समय तक पार्टी में नहीं टिक पाता। इसके अलावा इसमें हम देखते हैं कि क्योंकि नए लोगों के लिए कोई स्थान नहीं होता है, इसीलिए अनुभवहीन लोग ही ऊंचे पदों पर पाए जाते हैं, भले ही उनका कोई जन आधार ना हो, उन्हें कोई एक्सपीरियंस ना हो, किसी तरह की योग्यता उनमें ना हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि वंशवाद लोकतंत्र के लिए एक घातक खतरा है। अगला सवाल जो है सवाल नंबर 10 इस प्रकार है कि अपने दैनिक जीवन में या दैनिक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से साख या ऋण की नकारात्मक भूमिका का वर्णन कीजिए। प्यारे बच्चों, 5 नंबर का ये सवाल है और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि आमतौर पर अपने जीवन में
कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी लोगों को ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है। कई बार यह ऋण व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाता है तो कई बार नकारात्मक भी। कई बार हम आगामी लाभ की संभावना को देखते हुए ऋण लेते हैं और जिस कार्य के लिए हम ऋण लेते हैं वह कार्य पूरा नहीं हो पाता और जो पैसा हम निवेश के रूप में उसमें लगाते हैं जिसे हमने ऋण के रूप में प्राप्त किया था वह डूब जाता है। समय पर ऋण ना चुका पाने के कारण हम पर कर्ज बढ़ जाता है और कई बार इस ऋण को चुकाने के लिए व्यक्ति फिर से उधार लेता है। इसके कारण वह एक ऐसी स्थिति में फंस जाता है जिसे ऋण जाल कहा जाता है। इस ऋण जाल से व्यक्ति जीवन भर निकल पाने में असमर्थ रहता है। तो प्यारे बच्चों, इस सवाल के अंतर्गत ये पूछा गया है कि कई बार ज़िंदगी में जब हम ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं, तो उसका हमारे ज़िंदगी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है कैसे। तो इसके स्पष्टीकरण की यदि हम बात करें तो कह सकते हैं कि कई बार हमें अपनी ज़िंदगी में निजी आवश्यकताओं के लिए ऋण या लोन लेने की ज़रूरत होती है। लोन हम किसी भी व्यक्ति से ले सकते हैं या संस्था से ले सकते हैं, ये अलग बात है। और कई बार ये होता है कि ऋण हमारी ज़िंदगी में सकारात्मक भूमिका निभाता है और कई बार ऐसा भी होता है कि ऋण हमारी ज़िंदगी में नकारात्मक भूमिका निभाता है। नकारात्मक भूमिका की यदि बात करें तो अक्सर ऐसा होता है कि हमने ऋण लिया, लोन लिया, लेकिन समय पर जिस उद्देश्य के लिए हमने ऋण लिया था वो कार्य पूरा नहीं हो पाया और हम उसमें जो उम्मीद करके पैसा लगाते हैं कि हमें इतना फ़ायदा हो जाएगा वो डूब जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे ऊपर कर्जा बढ़ जाता है और उस कर्जे को चुकाने के लिए हमें फिर दोबारा से एक नया लोन लेना पड़ता है, ऋण लेना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जब हम दोबारा से ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं, तो हमारे ऊपर कर्ज बढ़ जाता है और कई बार हम ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं कि ज़िंदगी भर उससे निकल ही नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति को ऋण जाल कहा जाता है। इस तरीके की भूमिका नकारात्मक भूमिका होती है। अगला जो सवाल है वो सवाल नंबर 10 का अथवा है, जो इस प्रकार है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भूमिका का वर्णन कीजिए। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित कार्य हैं। नंबर 1, भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करना, अर्थात रिजर्व बैंक जो होता है वो भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है, इसे इसलिए बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। नंबर 2, सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करना, अर्थात रिजर्व बैंक भारत सरकार की ओर से नए नोट जारी करता है। जितने प्रकार के नोट होते हैं और सिक्के होते हैं वो रिजर्व बैंक के द्वारा ही जारी किए जाते हैं, लेकिन 1 रुपये का जो नोट होता है वो रिजर्व बैंक के द्वारा जारी नहीं किया जाता, बल्कि ये भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। नंबर 3, व्यापारिक बैंकों पर नियंत्रण रखना। ये जो रिजर्व बैंक होता है इसका एक महत्वपूर्ण कार्य होता है कि देश में जितने भी बैंक हैं उनके ऊपर नियंत्रण रखना। इस प्रकार ये बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। उसके बाद नंबर 4, ब्याज की दरों को निर्धारित करना, अर्थात व्यापारिक बैंक लोगों को जो लोन प्रदान करेंगे वो किस ब्याज दर पर प्रदान करेंगे, इसका निर्णय भी बैंक के द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा लिया जाता है। अगला बिंदु, सरकार की मौद्रिक नीति की समीक्षा करना, अर्थात सरकार ने जो नोट छापे और जो फैसले लिए मुद्रा के संचालन के लिए वो कितनी सफल रही, इसके बारे में निर्णय जो है समीक्षा वो भी रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं खंड घ पर, यानी सेक्शन डी, जिसमें 2 अनुच्छेद हमारे सामने दिए गए हैं। 4-4 नंबर के 2 अनुच्छेद हैं जो कुल मिलाकर 8 अंकों के हैं। सवाल नंबर 11 और 12 ये हैं। तो अब हम अनुच्छेद पढ़ेंगे और इन अनुच्छेदों में जो पूछे गए सवाल हैं उनके जवाबों को देंगे। तो चलिए पढ़ते हैं सवाल नंबर 11 का अनुच्छेद और बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारा विश्वास है कि किसी भी समाज की तरह भारतीय जनता का भी यह अहरणीय यानी इनएलिएनेबल अधिकार है कि उन्हें आज़ादी मिले, अपनी मेहनत का फल मिले और जीवन की सभी आवश्यकताएं पूरी हों, जिससे उन्हें आगे बढ़ने के परिपूर्ण अवसर मिले। हमारा यह भी विश्वास है कि यदि कोई सरकार अपनी जनता को इन अधिकारों से वंचित रखती है और दबाती है तो जनता को भी सरकार को बदलने या उसे समूल समाप्त करने का अधिकार है। भारत में ब्रितानी सरकार ने न केवल भारतीय जनता को स्वतंत्रता से वंचित किया है, बल्कि उसने जनता का शोषण किया है
और देश को आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक स्तर पर नष्ट कर दिया है। इसीलिए हमारा विश्वास है कि भारत को अनिवार्य रूप से ब्रिटेन के साथ अपने सभी संबंधों को समाप्त करके पूर्ण स्वराज प्राप्त करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये अनुच्छेद था। अब इस अनुच्छेद के आधार पर 3 सवाल हमारे सामने दिए गए हैं। पहले 2 सवाल 1-1 नंबर के हैं और तीसरा सवाल 2 नंबर का है। तो इनके जवाब हमें लिखने हैं। यहाँ क्योंकि स्थान की कमी है, यहाँ इन सवालों के जवाबों को लिख पाना मुश्किल है, इसलिए अन्यत्र हम देखेंगे कि ये सवाल कौन से हैं और कैसे हम इनके जवाबों को दे सकते हैं। पहला सवाल है कि ब्रितानी सरकार ने भारत की जनता का शोषण किस प्रकार किया। 1 नंबर का ये सवाल है और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने भारत की जनता का शोषण उनको सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं से वंचित रखकर किया। सवाल नंबर 2, भारत को सरकार बदलने या उसे समूल समाप्त करने का अधिकार कब है। इसके जवाब को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि जब कोई सरकार जनता की आवाज़ को दबाती है या उसे स्वतंत्रता से वंचित रखती है तो जनता को यह अधिकार है कि जनता उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक दे। सवाल नंबर 3, आज़ादी भारतीय जनता का अहरणीय अधिकार क्यों है। और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि आज़ादी सभी भारतीयों का अहरणीय अधिकार इसलिए है क्योंकि यह सभी भारतीयों को आगे बढ़ने, अपना विकास करने का अवसर देती है। अब प्यारे बच्चों, दूसरा अनुच्छेद है जो सवाल नंबर 12 है और यह सवाल इस प्रकार है कि उद्योगों की स्थापना स्वभावतः जटिल है। इनकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक पूंजी, शक्ति के साधन तथा बाजार आदि की उपलब्धता से प्रभावित होती है। इन सभी कारकों का एक स्थान पर पाया जाना लगभग असंभव है। फलस्वरूप विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त है जहां ये कारक उपलब्ध हों अथवा जहां इन्हें कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सकता है। औद्योगिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ साथ नगरीकरण प्रारंभ होता है। कभी कभी उद्योग शहरों में या उनके निकट लगाए जाते हैं। इस प्रकार औद्योगिकरण तथा नगरीकरण साथ साथ चलते हैं। नगर उद्योगों को बाजार तथा सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिक तथा वित्तीय सलाह आदि उपलब्ध कराते हैं। नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास ही संकेंद्रित हो जाते हैं, जिसे समूहन बचत यानी एग्लोमरेशन इकोनॉमीज कहा जाता है। ऐसे स्थानों पर धीरे धीरे बड़ा औद्योगिक समूहन स्थापित हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये अनुच्छेद था। अब इस अनुच्छेद के आधार पर 3 सवाल दिए गए हैं। पहले 2 सवाल 1-1 नंबर के हैं और तीसरा सवाल 2 नंबर का है। यहाँ स्थान की कमी है, इसलिए अन्यथा हम देखते हैं कि इन सवालों को हम कैसे हल कर सकते हैं। तो सवाल नंबर 1, उद्योगों की स्थापना प्राय जटिल क्यों है। और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि उद्योगों की स्थापना जटिल कार्य इसलिए है क्योंकि इसकी स्थापना के लिए सभी तत्वों का एक साथ एक स्थान पर होना पाया जाना कठिन होता है। नंबर 2, सवाल नंबर 2, एक ही स्थान पर स्थापित किए गए अनेक उद्योग जब उत्पादन से होने वाली बचत को आपस में बांट लेते हैं तो इसे समूहन बचत कहा जाता है। सवाल इसका नहीं लिख पाया दोस्तों। इसका मतलब सवाल यही है कि समूहन बचत से आप क्या समझते हैं। और सवाल नंबर 3, औद्योगिकरण एवं नगरीकरण साथ साथ क्यों चलते हैं। और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जैसे जैसे किसी स्थान पर नगरों की स्थापना होती है तथा उद्योगों से आजीविका अर्जित करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ने लगती है क्योंकि उद्योगों की स्थापना शहरी क्षेत्रों में की जाती है। प्यारे बच्चों, अब हम इस प्रश्न पत्र के खात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं। यह खंड डा है यानी कि सेक्शन ई, जो मानचित्र से संबंधित है। तो इसमें 2 सवाल दिए गए हैं जिनका जवाब हमें भारत के मानचित्र पर अंकित करके दिखाना है। पहला सवाल है सवाल नंबर 13, भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र में बिंदु ए में किस स्थान को अंकित किया गया है। इस बिंदु को निम्नलिखित जानकारी की सहायता से पहचानिए और उसका सही नाम मानचित्र पर खींची गई रेखा पर लिखिए। ए, वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में अधिवेशन आयोजित हुआ। तो 1920 में जो सरकार का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वो कलकत्ता में हुआ था। इसके अलावा नागपुर में भी एक अधिवेशन 1920 में हुआ था, लेकिन यहाँ एक को अंकित किया गया है तो वो कलकत्ता है। इसके बाद सवाल नंबर 2 है कि भारत के उसी राजनीतिक रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों से दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। तूतीकोरन पत्तन अथवा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन। और दूसरा है बेंगलुरु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क।
तो प्यारे बच्चों, अब हम भारत के मानचित्र के माध्यम से देखते हैं कि इन स्थानों को हम राजनीतिक मानचित्र में कहाँ दिखा सकते हैं, अंकित कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये भारत का राजनीतिक रेखा मानचित्र है। जहाँ ए अंकित है वहाँ कलकत्ता आपको लिखना है। उसके बाद दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन है, जिसे आपको अंकित करना है। इसके बाद कर्नाटक में बेंगलुरु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, जो दक्षिण भारत में है, यह आपको अंकित करना है। और अंत में तमिलनाडु में तूतीकोरिन पत्तन है, जिसे आपको भारत के रेखा मानचित्र पर अंकित करना है। इस तरीके के राजनीतिक मानचित्र आप लोगों को अपनी परीक्षा में दिए जाएंगे और आपको इन्हें प्रश्न पत्र से अलग करके उत्तर पुस्तिका के साथ संलग्न करना होता है धागे की मदद से। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके के नक्शों की आप तैयारी करें। फ्री के नंबर हैं एक तरीके के, आप थोड़ी सी तैयारी से इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से हल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न पत्र का अंतिम सवाल है, जो प्रश्न संख्या 13 के स्थान पर दिया गया है। ये मुख्य रूप से उन विद्यार्थियों के लिए है जो देखने में असमर्थ हैं, दृष्टिबाधित हैं, क्योंकि भारत के मानचित्र में स्थानों को देखना और उन्हें सही स्थान पर अंकित कर पाना उनके लिए संभव नहीं है। इसीलिए उनके लिए एक अन्य सवाल विकल्प के रूप में दिया जाता है, जिसे उन्हें हल करना होता है। तो देखते हैं ये सवाल क्या है। हमें इसलिए इस सवाल का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके सामने ये सवाल ना आए। ये संभव है कि किसी भी रूप में आपके सामने ये सवाल आ सकता है, और यदि आपके सामने यह सवाल किसी भी रूप में आए तो मैं चाहता हूँ कि आपको कम से कम उसे छोड़ना नहीं है। तो प्रश्न संख्या इस प्रकार है। निम्नलिखित प्रश्न प्रश्न संख्या 13.1 के स्थान पर केवल दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए है। उस स्थान का नाम बताइए जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1920 में अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो प्यारे बच्चों, ये स्थान कलकत्ता था वैसे तो, लेकिन 1920 में ही नागपुर में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन भी आयोजित किया गया था। तो इसीलिए आप कलकत्ता और नागपुर दोनों को इस सवाल के जवाब के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु वास्तव में जो स्थान था वो कलकत्ता था, क्योंकि ये सामान्य अधिवेशन था जो वर्ष में एक बार कांग्रेस द्वारा आयोजित किया जाता था हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्न प्रश्न संख्या 13.2 के स्थान पर केवल दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए है। कोई दो हल कीजिए। पहला है उस स्थान या केंद्र शासित प्रदेश का नाम जहां तूतीकोरिन पत्तन स्थित है। तो प्यारे बच्चों, तूतीकोरिन जो पत्तन है वो तमिलनाडु में स्थित है। इस प्रकार इस सवाल का जवाब तमिलनाडु है। इसके बाद दूसरा है उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का नाम लिखिए जहां इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन स्थित है। तो ये दिल्ली है। और अंतिम है उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का नाम लिखिए जहां बेंगलुरु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। तो ये दक्षिण भारत का राज्य है कर्नाटक, जहां बेंगलुरु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की 16 मार्च को कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के प्री बोर्ड के आयोजित हुए सेकंड शिफ्ट के पेपर के बारे में, और हमने जाना कि विभिन्न सवालों के जवाबों को हम कैसे लिख सकते हैं आगामी बोर्ड की परीक्षाओं में, ताकि कम समय में हम अपने प्रश्न पत्र को हल कर सकें और अच्छे अंक हासिल कर सकें। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।